एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में लेसन 3 से आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो लेसन 3 के संदर्भ में आप लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में संभावित हैं और ये प्रश्न आ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो इनके प्रश्न को हम लोग अध्ययन करेंगे। 1929 के महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 1929 के महामंदी पर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1929 का जो महामंदी था इस पर विश्व पर विविध रूपों में प्रभाव पड़ा और भारत के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी जो होता है जब कोई घटनाक्रम होती है वैश्विक लेवल पे, जैसे एक एग्जांपल लेंगे, प्रेजेंट टाइम में कोरोना के कारण जो है पूरे आर्थिक क्रियाएं ठप हो गई, उद्योग बंद हो गए, लोगों के रोजगार छिन गए, जिसके कारण एक महामंदी का दौर गुजर करके आया। तो ऐसी स्थिति में उस टाइम में भी आप यही चीज़ जो परिकल्पना आज हम देख रहे हैं उसी को आप परिकल्पना 1929 में करेंगे कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1928 से 1934 के मध्य देश का जो आयात और निर्यात जानते हैं, ये एक व्यापारिक गतिविधियां होती हैं जिससे प्रेजेंट टाइम में कोरोना के कारण आयात और निर्यात काफ़ी प्रभावित हुआ है, व्यापार का भी प्रभावित हुआ है। वैसे 1929 में भी आयात और निर्यात जो है 50% गिरकर 50% ही रह गया। यानी जो व्यापार आयात और निर्यात होता था वह आधा हो गया, जो पहले जितना व्यापार होता था उसका आधा हो गया। तो आयात निर्यात घटने के कारण जो है आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। तो इस तरह से 50% ही आयात निर्यात शेष रह गया इसका महामंदी के असर के कारण। और इसी क्रम में गेहूं की जो कीमत थी भारत में वे 50% घट गई। कहते हैं कृषि फसलें जो किसान उपजाता है और जब कृषि फसलों का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो इसका नुकसान जो है सीधे किसानों पे पड़ता है। जो निम्न तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेतों में उपजाते हैं, जब रेट इसका गिरता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसानों पे पड़ता है। और यही हालत भारत में किसानों की हुई। जब गेहूं का मूल्य आधा हो गया, एकदम से 50% गिर करके रह गया, तो ऐसी स्थिति में किसानों की स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो गई। भारत में इस भरपाई को पूरा करने के लिए भारत ने क्या किया, सोने के निर्यात करने लगा। यानी सोने के निर्यात करने से कुछ मुद्रा हमें विदेशों से प्राप्त हो जाएगी और इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। तो इस तरह से महामंदी का भारत पे इन रूपों में प्रभाव पड़ा। डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन सेकंड है, नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हम लोग संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसका तात्पर्य क्या है। यानी नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विकासशील देश अपने संसाधनों पर नियंत्रण करते हैं। विकासशील देश अपने संसाधनों पे क्या करते हैं, नियंत्रण स्थापित करते हैं। उनके पास जो संसाधन है, जैसा कि आप जानते हैं संसाधन में नदी, झील, झरना, पहाड़, वन, कृषि, पर्वत, नदियाँ, जितनी चीज़ें हैं, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो खनिज पदार्थ है उन पर नियंत्रण स्थापित करता है और उन कच्चे मालों को इकट्ठा करके या उनसे कच्चे मालों को प्राप्त करके जो विकसित राष्ट्र हैं उन्हें बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका है, चीन है और भारत की श्रेणी में आता है, विकासशील में आता है। तो जिसमें विकासशील देश जो हैं, विकासशील देश क्या करेंगे, अपने संसाधनों पर नियंत्रण करके कच्चा माल प्राप्त करके और उसे किसे बेचेंगे, विकसित देशों को बेचेंगे। और इसी को क्या नाम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इसी को क्या नाम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। यानी इसके माध्यम से वो अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। विकसित राष्ट्र अपने संसाधनों पर नियंत्रण करके उनसे कच्चा माल प्राप्त करके विकसित राष्ट्रों को बेचेंगे और उससे अपने विकास की स्थिति को आगे ले जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। तो भूमंडलीकरण यहाँ शब्द आया है, ऑब्लिक है, या भूमंडलीकरण पूछा जाए या फिर वैश्वीकरण। तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से जो विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। यानी एक देश की जो अर्थव्यवस्था है
दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जो जुड़ा होता है उसी को क्या नाम दिया गया, भूमंडलीकरण। आज का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो विश्व है बन गया है, भूमंडलीकरण की जो स्थिति बन गई है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आज प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट संचार माध्यम इतना ज़्यादा विकसित हो गए हैं, हम बाजारीकरण, पूरा विश्व एक बाजार बन गया है और एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। बैठे ही बैठे लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, वस्तुएं मंगाते हैं, बाजार वैश्विक हो गया है और इस तरह से जो चाहे वो सेवा क्षेत्र हो चाहे आर्थिक गतिविधियां हों, पूरा विश्व एक हो गया है और इसी आर्थिक क्रियाओं के कारण इसका नाम दिया गया वैश्वीकरण। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम सिल्क मार्ग है। ये ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में रहा है। इसको इस तरह से आप समझेंगे कि ईसा पूर्व से ही ये अस्तित्व में रहा है। सिल्क मार्ग किन माध्यमों से ये विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, तो जैसा कि चीनी रेशम का व्यापार होता था, सिल्क मार्ग चीनी रेशम का व्यापार होता था, जो चीन में रेशम होता था उसी का व्यापार होता था, इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सिल्क मार्ग पड़ा। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे ये मार्ग कई रूपों में महत्वपूर्ण था। ये एशिया को यूरोप के अन्य क्षेत्रों से, जो एशिया का विशाल भूखंड था, ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों को एक दूसरे से आपस में जोड़ता था और इस मार्ग से व्यापारिक गतिविधियां तीव्र गति से हुई। ईसा पूर्व ही ये क्षेत्र अस्तित्व में रहा और आगे चल के काफ़ी विकास हुआ, तो इसी के कारण जो है इसका नाम सिल्क मार्ग पड़ा। अब ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एक दूसरे को आपस में जोड़ता था, जो ये आवागमन का एक विशेष मार्ग था। और इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे इन महाद्वीपों को क्या करता था, आपस में जोड़ता था। इस मार्ग से रेशम के साथ साथ कपड़े, मसाले चीन के साथ साथ विश्व के अन्य भागों में भेजे जाते थे। आयात निर्यात का सबसे एक प्रमुख महत्वपूर्ण ये मार्ग था और ये रेशम के साथ साथ मसाले और कपड़े, इस तरह से अनेक वस्तुएं एक दूसरे देशों के साथ भेजी जाती थी। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि इन मार्ग द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान हुए। कहते हैं शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, बहुत सारी चीज़ें थी जो एक देश से दूसरे देश तक इस मार्ग से आसानी से पहुंच गई। एक प्रकार का ये माध्यम बना हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक जो भी चीज़ें थी, जैसे बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, इस्लाम धर्म हुआ, ये सभी धर्म इसी मार्गों से एक दूसरे देशों में पहुँचे और वहाँ पे प्रचार और प्रसार इन धर्मों का हुआ। तो एक प्रकार का केवल व्यापारिक संपर्क ही इन मार्गों से नहीं हुआ अन्य देशों के साथ, बल्कि हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपर्क भी दूसरों देशों के साथ जुड़ा। एक देश की संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति में प्रचारित और प्रसारित हुई और वैश्विक लेवल पे ये मार्ग विविध माध्यमों का कारण बना, जैसे व्यापार के साथ साथ संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, विविध रूपों में ये मार्ग महत्वपूर्ण था। इन मार्गों के कारण इन चीज़ों का प्रसार दूसरे क्षेत्रों में हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने लेसन 3 सामाजिक विज्ञान के 3rd लेसन से ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। अगले सीरीज में, इसी के लेसन 3 के 2nd सीरीज में हम लोग फिर से नए वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।